हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, मैं इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th के विद्यार्थियों को, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि मैं और आप मिलकर कुछ बेहतर कर सकने में सक्षम होंगे। आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। स्टूडेंट्स, इसके पहले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 यानी चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। इस वीडियो में हम बचे हुए क्वेश्चंस यानी एक्सरसाइज 1.2 के बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य यानी 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए ये जो संख्या लिखी हुई है 6 की घात n, ये जो संख्या लिखी हुई है ये अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। अंक शून्य पर समाप्त होने का मतलब यानी ये जो संख्या है, इस संख्या के इकाई के स्थान पर ये जो 6 की पावर n है, यानी यहाँ पर कोई भी संख्या होगी जो प्राकृतिक होगी, तो यहाँ रखने पर जो एक्सपेंशन यानी प्रसार करने के बाद हमको जो संख्या मिलेगी, उस संख्या का जो इकाई अंक होगा वो शून्य होगा, तभी तो शून्य पर समाप्त होगी। ठीक, तो इस क्वेश्चन को समझाने से पहले या सॉल्व करने से पहले हम कुछ चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो संख्या शून्य पर समाप्त होती है उसका गुणनखंडन किस तरीके का प्राप्त होता है। तो मान लीजिए हमने एक संख्या 10 लिया, क्योंकि इसमें भी 0 पर समाप्त है। एक छोटी छोटी संख्याएं लेते हैं, एक 20 ले लिया, एक 30 ले लिया, फिर 40, इस तरीके से और भी बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो शून्य पर समाप्त होती हैं। अब अगर हम इसका गुणनखंडन करें तो 2 पच्चे 10 यानी 5 एकम 5, 2 दहाई में 20 और फिर 2 पच्चे 10 और फिर 5 एकम 5, फिर 2 15 में और फिर 3 पच्चे 15 और फिर 5 एकम 5, फिर 2 20 और 2 दहाई में फिर 2 पच्चे और फिर 5 एकम 5। ठीक है, इन सभी संख्याओं में 10, 20, 30 और 40 में एक एग्जाम्पल के फॉर्म में हम इसको समझ रहे हैं। ठीक है, इन सभी संख्याओं में 10, 20, 30, 40 इन सभी में जो इकाई अंक है वो 0 है। यानी ये सभी संख्याएं किस अंक पर समाप्त होती हैं? शून्य पर समाप्त होती है ना। और इस कंडीशन में इन सभी संख्याओं की जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें 5 अनिवार्य रूप से शामिल है। देखिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी। इस तरीके से आगे भी अगर हम कुछ एग्जांपल्स लेकर सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें 5 जरूर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि जब भी अंक 0 पर समाप्त होते हैं तो उनके अभाज्य गुणनखंडन में एक गुणनखंड, कम से कम एक गुणनखंड क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई। वेरी गुड। इसी कॉन्सेप्ट को, इसी सिद्धांत को हम इस सवाल में उपयोग करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगा, इसका मतलब अगर 6 की घात n 0 पर समाप्त हो रहा है तो इसके अभाज्य गुणनखंडन में कम से कम एक 5 अनिवार्यता शामिल होना चाहिए। अगर शामिल है तो समाप्त हो सकता है 0 पर, अगर शामिल नहीं है तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। वेरी गुड। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखिए 6 की पावर n जो होता है यानी 6 की घात n जो है, अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंडन लिखना चाहें तो हम 6 पावर को बिना इसको बिना देखे 6 का जो गुणनखंडन होगा वो हो जाएगा 2 गुणे 3, 2 3 6 होता है और पूरे की घात कितना n। आपने घातांक के नियमों में पढ़ा है कि किसी भी, अगर इस तरीके से लिखा है a की घात m और a का गुणनखंडन अगर आपने किया b गुणे c, तो हम इसको लिख सकते हैं b गुणे c पूरे की घात कितना यम। ठीक है, यही हम इसको भी मिलता है, इसको भी मिलता है। ठीक, तो उसी कंडीशन पर हमने इसको यहाँ लिखा हुआ, तो 2 गुणे 3 की घात यम। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात n गुणे 3 की घात n। यानी ये जो चीज यहाँ पर हमने लिखा हुआ 6 की घात n, ये 2 की घात n गुणे 3 की घात n मिला। अब किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 2 की घात n, यहाँ पर आप कुछ भी रख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी नंबर रखिए, ये हमेशा जो होगा एक इवन यानी कि 0 पर समाप्त नहीं होगा। 2 की घात 1 रखेंगे 2 मिलेगा, 2 की घात 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा। इस तरीके से कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है।
यानी इसका जब एक्सपेंशन होगा तो ये कभी भी इकाई अंक इसमें 0 नहीं आएगा। और 3 की घात n में यानी n आप कुछ भी रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, आप खुद ही ट्राई करके देखिएगा, कभी भी 0 नहीं आएगा। अब अगर ना तो इसका इकाई अंक 0 और ना इसका इकाई अंक 0 है, तो अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 नहीं है और दूसरी संख्या का भी इकाई अंक 0 नहीं है, तो इनके गुणनफल में, इन दोनों के गुणनफल में जो इकाई अंक होगा वो भी 0 नहीं होगा। आई थिंक आपको समझ में आ रही है बात। कभी भी जब भी 0 आना है तो इकाई अंक अगर यहाँ 0 है, यहाँ 0 है तो भी 0 आएगा। ठीक है, ठीक ठीक। और हमने पहले ही पढ़ा कि जो अभी अभी हमने देखा कॉन्सेप्ट क्या था कि किसी भी संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसमें कम से कम एक अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 5। और जबकि हम यहाँ देख रहे हैं कि एक अभाज्य गुणनखंड 2 है और दूसरा क्या है, 3। इसमें 2 और 3 में कोई भी अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है, इसलिए हम सीधे इसको लिखेंगे चूंकि यहाँ अभाज्य गुणनखंडन में 5 नहीं है, अतः 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। 0 पर जो भी संख्याएं समाप्त होती है उनके अभाज्य गुणनखंडन में कम से कम 1 5 अनिवार्यता शामिल होना चाहिए। यहाँ शामिल नहीं है, एक 2 है और एक 3 है, 5 है ही नहीं। इसलिए किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ये चीज ठीक है, तो नहीं हो सकता, यही आंसर है। आई थिंक आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए सात गुणे 11 गुणे 13 और फिर प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और फिर धन 5 भाज्य संख्या है। कैसी संख्याएं हैं, भाज्य संख्या है। ये हमको व्याख्या करनी है, यानी हमको एक्सप्लेन करना है। व्याख्या करनी है यानी एक्सप्लेन करना है कि 7 गुणे 13 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं इसको। हम सबसे पहले हम इस संख्या को लेते हैं, यानी 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस कितना 13। स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाज्य संख्या होता क्या है, यानी हमें इसमें प्रूफ क्या करना है। तो भाज्य संख्या एक ऐसी संख्या जिसके पास दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। ठीक है, एक ऐसी संख्या जिसके पास कितने, 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, भाज्य। और ऐसी संख्या जिसके पास केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य बोलते हैं। ठीक है, ठीक। तो अगर हमको इसको सॉल्व करने पर जो संख्या आई, उस संख्या के पास 2 से ज्यादा गुणनखंड अगर हुए तो फिर क्या होगी, वो संख्या भाज्य होगी। ठीक है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 13 कॉमन है। यहाँ देखिए इस गुणनफल में 13 और यहाँ भी 13, तो अगर हम 13 को यहाँ से बाहर कर लें तो यहाँ बचेगा 7 गुणे 11 और गुणे कितना यहाँ हो जाएगा 1 और धन कितना 1। मैंने आपको बताया कि जो भी संख्या बाहर निकाली जाती है, कॉमन की जाती है, उस संख्या से अंदर वाली जितनी संख्याएं होती है उसमें भाग होता है। तो जब इसमें भाग होगा तो यहाँ 1 बचेगा और जब इसमें भाग होगा तो प्लस 1 यहाँ बच जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 13 गुणे
7 11 7 77 77 एकम 77 और एक कितना हो गया 78। अब देख सकते हैं यहाँ पर 13 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, लेकिन 78 के पास तो 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। तो अगर इस पूरी संख्या की बात हम करें, ये जो संख्या पूरी निकल कर आएगी, इस पूरी संख्या की अगर हम बात करें तो इस पूरी संख्या में जो गुणनखंडन होगा वो 13 भी होगा, 78 के बाकी जो गुणनखंडन होते हैं वो भी शामिल होंगे। इसका मतलब ये कैसी संख्या हो गई, भाज्य। ठीक है, क्योंकि ये भाज्य संख्या है, कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, इसमें अभाज्य संख्या का गुणा हुआ है। तो इस कंडीशन में जो संख्या हमको मिलेगी, इनको सॉल्व करने के बाद जो संख्या हमको मिलेगी, उस संख्या में जो गुणनखंडों की संख्या होगी वो 2 से ज्यादा होगी। ठीक है, 2 तो यही हो गए, और हम सबको पता है कि 78 जो होता है भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 2 से कटता है। अगर 2 से कटता है तो इसके गुणनखंडन में 1 आएगा, 2 आएगा, 78 भी आएगा, और भी बहुत सारी संख्याएं आएंगी, इसलिए ये पूरी संख्या कैसी होगी, भाज्य। अतः संख्या कैसी है, भाज्य। आई थिंक आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। अब हम दूसरे संख्या को सॉल्व करके देखते हैं कि इसमें किस तरीके से भाज्य आता है या फिर अभाज्य आता है। तो देखिए 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस कितना 5। देखिए इस पूरे गुणनफल में 5 और यहाँ से 5, अगर हम इसको कॉमन कर लें यानी उभयनिष्ठ निकाल लें तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3, यहाँ से 5 निकल गया तो इसके प्लेस पर 1 बचेगा, और 4 3 फिर 2 और गुणे 1 और प्लस कितना 1। ठीक है, अब हम इसका गुणा करके देखते हैं कितना आता है। 5 गुणे 7 6 7 6 42 4 3 12 दूनी 24, 42 और 24, तो 42 और 24 का गुणनफल कितना होगा, 4 दूनी 8 4 चौके 16 2 दूनी 4 और फिर 2 चौके 8 8 6 4 10 8 1 9 1 10 1008 1008 और प्लस कितना 1, तो ये हो गया 5 और गुणे कितना 1008 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 1009। अब यहाँ देखिए जो भी संख्या इसको सॉल्व करने पर मिलेगी उसका एक गुणनखंड 5 होगा, दूसरा 1001 होगा, और एक यानी एक तो इसमें शामिल नहीं होता है, यानी एक गुणनखंड 1 होगा, यानी 2 से ज्यादा गुणनखंड होगा कि नहीं होंगे, 1 और 2 ये हो गया और एक 1 हो गया। तो इस तरीके से 3 गुणनखंड और भी मिलेंगे, पर जो हमें समझना है बस वो समझना है कि 2 से ज्यादा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो 2 से ज्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब ये भी कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। अतः संख्या जो है भाज्य। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में हमने किया क्या हुआ है, एक कॉन्सेप्ट है कि भाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या है जिसके पास 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उनको भाज्य बोलते हैं। यहाँ आया 13 गुणे 78, 13 1 78 1, यानी 2 गुणनखंड तो ऐसे हो गए, एक हर किसी में शामिल होता है तो 3 गुणनखंड हो गए, तो 2 से ज्यादा गुणनखंड अगर हो गए तो संख्या क्या होगी, भाज्य। इसी तरीके से 5 गुणे 1000 आया, 1009 आया, एक गुणनखंड 5 हुआ, दूसरा 1009 और तीसरा गुणनखंड 1, इन दोनों के गुणनफल में जो भी आएगा, गुणनफल जो भी आएगा उसमें 1 होगा एक गुणनखंड, तो इस तरीके से यहाँ भी 3 हो गए, तो मोर देन 2 यानी 2 से ज्यादा, तो फिर भाज्य संख्या। आई थिंक आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है पर सोल्यूशन उतना ही छोटा। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, पथ मतलब रास्ता, आप सबको पता होगा। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं,
सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, 12 मिनट लगते हैं। इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर, यानी मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर, चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, क्वेश्चन काफी बड़ा है, लेंदी है, पर सॉल्यूशन बहुत शॉर्ट है, छोटा सा है, बस क्वेश्चन काफी बड़ा है। प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? क्वेश्चन पूरा हो गया, यानी कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, स्थान पर मिलेंगे, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा था, एक बार फिर से जल्दी से रीड कर लेते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना लगता है? 12 मिनट। यानी सोनिया को कितना लगता है? 18 मिनट और रवि को कितना लगता है? 12 मिनट। इसको ध्यान रखिएगा। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः एक प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए एक पार्क है, एक मैदान है जिसके चारों एक वृत्ताकार पथ है। तो अगर हम मैदान को भी इस तरीके से मान सकते हैं, मैदान अंदर कुछ कैसा भी हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, उसके चारों एक वृत्ताकार पथ है। तो यहाँ से सोनिया यानी यश और रवि, दोनों यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं एक ही समय, बोला ना, ये दोनों एक ही स्थान यानी यहीं से एक ही समय पर एक ही दिशा में, यानी एरो बता रहा है कि ये दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, लेकिन स्पीड दोनों की अलग है। यानी कोई 18 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेती है सोनिया, और जो रवि है वो 12 मिनट लेता है। तो इस तरीके से पूरा घूमकर कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान यानी यहीं पर एक साथ मिलेंगे, यही बताना। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करना होगा? 18 और 12, कोई जो समय आएगा वो 18 मिनट और 12 मिनट से अगर डिविजिबल है तो वही समय ये दोनों सोनिया और रवि उस स्थान पर पुनः एक साथ मिलेंगे जो प्रारंभिक स्थान है। तो इस कंडीशन के लिए जो इन दोनों से कट जाए यानी इन दोनों से डिविजिबल हो, वो इन दोनों का क्या होगा? एलसीएम। क्या होगा? एलसीएम। इसलिए अगर हम इन दोनों का एलसीएम फाइंड कर लें तो जो टाइम आएगा वो इससे भी डिविजिबल, इससे भी डिविजिबल, तो दोनों उस कंडीशन में यानी उस समय पर क्या हो जाएंगे? उतने समय बाद फिर से प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको यही लगाना है, जो समय आपको निकालना है कितने समय बाद, तो समय आपका क्या हो जाएगा? 18 और 12 का लासा, यहाँ पर हम एलसीएम लिख दें, चाहे लासा लिखें चाहे एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 18 और 12 का? फिर से वही तरीका निकालने का जो आपको बताया गया है। 18 का कर लीजिए अभाज्य गुणनखंडन और 12 का, तो 2 9 18, 3 त्रिक का 9 और फिर 3 1 3, 2 6 12,
2 3 6 और फिर 3 1 कम 3, तो 18 का गुणनखंडन कितना हो जाएगा? 18 का गुणनखंडन हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, या इसी को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की घात 2, क्योंकि 3 दो बार हैं। फिर 12 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं 2 की घात 2 और गुणे कितना? 3। एलसीएम हम सबको पता है, एलसीएम क्या होता है? संबद्ध, यानी इन दोनों संख्याओं में जो गुणनखंड संबद्ध होते हैं उनमें जो सबसे बड़ी घात होती है उनका गुणनफल। तो देखिए 2 3 2 3, केवल दो तरीके की संख्याएं संबद्ध है, एक 2 और दूसरा क्या? 3। तो इस कंडीशन में जो सबसे बड़ी घात 2 की क्या है? 2 की घात 2, और 3 की क्या है? 3 की घात 2। तो 2 की घात 2 का मान होता है 4 और 3 की घात 3 का मान होता है 9। तो हो गया 9 चौक 36 मिनट। तो कितने मिनट के बाद? 36 मिनट के बाद। तो आंसर हो जाएगा क्या? 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि कितने मिनट के बाद वो दोनों पुनः एक ही स्थान, उसी प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? 36 मिनट के बाद। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन काफी बड़ा था, सोल्यूशन कितना छोटा है। ठीक, वेरी गुड। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया है। वेरी गुड। तो स्टूडेंट, इस तरीके से आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस के सलूशन समझ में आ रहे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। इसके आगे वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हैव अ गुड डे, धन्यवाद।